हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, हमने हमारा 10वां चैप्टर जो है वो क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है पार्ट 8 के अंदर। ठीक है, 8 पार्टों में हमने पहले चैप्टर नंबर 10 जो है वो खत्म कर लिया था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है उसमें हमारे दो प्रकार की घटनाएं पढ़ने को मिलेंगी। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बेटा, ये दो घटनाएं देखने को मिलेगी। ये दो घटनाएं आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो। 8th क्लास में आपने ये पढ़ी होगी और 7th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उस समय आप इतना जानते नहीं थे, इसलिए आप थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मेरे को ये बताना है आपको कि 10वें चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो किए या नहीं किए आपने। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली कमेंट करके। लेकिन ट्राई जरूर करना है, मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने देना है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, आप मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, क्यों? क्योंकि देखते तो हो ही नहीं तुम वीडियो को। मैं देखता हूँ ना तुम कोई शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना उनको इधर उधर किसी फ्रेंड सर्किल में ट्रांसफर करते हो। जब तक तुम उसको देखोगे नहीं, बनाओगे नहीं, फिर मेरी मेहनत का क्या फायदा बनाने का, वीडियो बनाने का। तो उसको देखोगे तभी ये मेरे को और बनाने के लिए उत्साहित होऊंगा मैं कि भाई बच्चे देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी वीडियो में। तब जाके तो तुम करोगे लाइक, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, इधर उधर ट्रांसफर करो वीडियो को, और भी पढ़े बच्चे। ठीक है ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। तो जब तक तुम लाइक नहीं बढ़ाओगे, जब तक व्यू नहीं बढ़ाओगे, तब तक मुझे पढ़ाने में मजा कैसे आएगा, ये तो बताओ। ठीक है ना। तो अब से मेरे को व्यू चाहिए ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो पे। ठीक है ना, मैं देखता रहता हूँ, ना कोई बच्चा कुछ कमेंट करता है, ना कोई लाइक करता है, ना कोई व्यू होते हैं ज्यादा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। जब तक तुम नहीं लाइक करोगे, मैं कैसे बनाऊंगा वीडियो, बताओ। ठीक है बेटा, तो आगे से ध्यान रखनी है ये चीज। तो अपन चैप्टर पे चलते हैं अपन अब। तो चैप्टर देखो, हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है, तुमने घरों में या फिर छोटे थे बचपन में देखा होगा, तुम जैसे सूर्य के सामने कांच वगैरह रखते थे तो उसपे से लाइट पड़ती थी, सूर्य की लाइट उस पे कांच पे पड़ती थी, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जाती थी। देखा होगा ना सबने। तो वही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, वही है प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वो एक निश्चित मार्ग में चला जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मैं लिख देता हूं, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो उनका अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में चला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे परावर्तन कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब हमारी डेली लाइफ में दो प्रकार के परावर्तन होते हैं वैसे। एक तो होता है नियमित परावर्तन, ठीक है, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन।
ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ नियमित और विस्तृत शब्द से? नियमित का मतलब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? नियमित परावर्तन में हमारी जो पृष्ठ होगी वो होगी कैसी? समतल पृष्ठ। और इससे जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी ऐसे बहुत सारी, जैसे ये आ रही है, ये आपतित हो रही हैं, तो ये टकरा करके होंगी एक निश्चित माध्यम में चली जाएंगी, ठीक है ना। जबकि विसरित परावर्तन में क्या होता है? समतल जो पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है? हमारा खुरदरा। और जब इस पे कोई प्रकाश की किरणें पड़ती हैं ऐसे, तो आती तो एक निश्चित माध्यम से हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात कोई इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, मतलब इर्रेगुलर एक तरह से बोला जाए। तुमने देखा होगा जैसे हमारी फर्श जो होती है मकान में, घर में हमारे जो फर्श होते हैं, या फिर कांच ही लगा लो, हमारा घर में जो कांच होता है उस पे यदि प्रकाश किरणें डालें तो वो टकरा के एक निश्चित जगह पर उसका फोकस जाता है। तुमने देखा होगा ना, सूर्य के सामने जो कांच को रखते हैं तो कांच का एक फोकस एक जगह पर ही बनता है, गोल गोल सा बनता है ना। और यदि हम खुरदरे सतह पर प्रकाश डालें तो वो फैल जाता है वहीं पर ही, समझा? इसका मतलब देखो, जो हमारी फर्शें जो होती हैं, हमारी फर्श पर जो लाइट डाल दे तो हमारी आंखों पे चौंधा आता है ना। वो चौंधा इसीलिए आता है कि टकराती तो उस पे है और आती हमारी आंखों पे, एक निश्चित दिशा में आ रही है। जबकि यदि तुम कैसी, जैसे कोई खुरदरी सड़क है या फिर कोई खुरदरा है जिसपे फर्श नहीं डली हुई, मान लो, उसके ऊपर लाइट डालो, टॉर्च डालो, तो वो लाइट जो है वो वहीं पर ही फैल जाएगी चारों तरफ, ऊपर नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब खुरदरी सतह जो होती है उसमें तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? विसरण होता है। और जो समतल पृष्ठ होती है उस पर क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो इनकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या होगी? जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। विसरित परावर्तन क्या होता है? जब कोई खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो वो पृष्ठ से टकराने के बाद, आती तो एक माध्यम से, ये फिक्स माध्यम से ही आएंगी, लेकिन आने के बाद जैसे ही इस पे टकराएंगे, टकराने के बाद वो इधर उधर क्या हो जाती है? फैल जाती है, ठीक है ना। मतलब वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिस दिशा में आई है उसी दिशा में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वहीं पर ही फैल जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं विसरित परावर्तन, मतलब विसरण बोला जाता है उसको। समझ में आई? अब देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको डेली लाइफ में, तुम खुद बताओगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन है। आकाश का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखो बेटा, इसका जो रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है, जैसे अब तुम बताओगे नियमित है या विसरित है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब दिन होता है ना, दिन में देखो सूर्य जो होता है वो और आसमान जो होता है हमारा, उसके बीच में न जाने कितने असंख्य कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उन असंख्य कणों से जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है और उनसे टकराता है, तो टकराने के बाद में वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तुमने देखा होगा इंद्रधनुष बनता है, तो और लाइट वगैरह किसी पड़ती है तो सफेद प्रकाश जो होता है, व्हाइट लाइट होती है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। प्रिज्म के अंदर जब सफेद प्रकाश जो होता है वो टकराता है किसी कण से, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो उनमें से सबसे अधिक जो होता है वो ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है। 7 रंगों में विभक्त होता है ना, जैसे प्रकाश आया, लाइट आई, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ऐसे, ठीक है ना। ये 7 रंगों में जो विभक्त होती है उनमें से सबसे ज्यादा जो फैलती है वो ब्लू कलर की रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा फैलती है। तो एक जितने भी कण है सब में ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैलेगा, तो जितना ज्यादा ब्लू कलर फैलेगा उसका आकाश का रंग कैसे दिखाई देने लग जाएगा? हमको ब्लू दिखाई देने लग जाएगा। तो इसका रीजन क्या होता है? जब प्रकाश
सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है और अलग अलग परतों के कणों से क्या होता है, टकराता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, ये रीजन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटनाओं की। ठीक है, तो देखो परावर्तन की घटनाएं, तो पहली होती है प्रकाश का परावर्तन, दूसरी होती है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरी होती है विवर्तन, चौथी होती है प्रकीर्णन। ठीक है, पांचवी होती है व्यतिकरण। ये कुछ घटनाएं होती हैं प्रकाश की। हमारी जो बुक है, सिलेबस है, उसमें इन दोनों के बारे में दे रखा है, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है ना, ये बाकी जो घटनाएं हैं तुम आगे 11th और 12th में पढ़ोगे। ठीक है ना, ये सारी घटनाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना। प्रकाश का परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम की दृष्टि से भी और अच्छे से समझना है। इसमें अभी बताया था वैसे सेम वही है। ये कोई प्रकाश की किरण एक निश्चित माध्यम से आकर किसी पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, तो उस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई हमारा पृष्ठ है। ठीक है, टेढ़ा बन गया, टेढ़ा ही बनेगा कैमरे से तो। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे। ठीक है, और इस पृष्ठ से टकराने के बाद ऐसे इसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, ये हो गया हमारा समतल पृष्ठ, या फिर इसको हम परावर्तन पृष्ठ भी बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ए बी इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, ये किरण आई है, इसको पी क्यू किरण बोल दिया, और ये यहां से गई है, इसको आर एस बोल दिया, और ये जो पॉइंट है इसको ओ बोल दिया। ठीक है ना, और ये बीच में हमने बना दिया एक अभिलंब जिसको बोला जाता है, जिसको मैंने एन और एन डैश का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, तो देखो परिभाषा की बात करूं, परिभाषा होगी जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक निश्चित माध्यम में लौट जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे? ये एक निश्चित माध्यम से आई, देखो इधर तो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर तो मान लिया मैंने माध्यम 1 है, नीचे है माध्यम 2, तो माध्यम 1 से आई,
टकराई, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, देखो ये जो अभिलंब के साथ में ये किरण, अब देखो पहले नाम लिख देता हूं मैं, ये PQ जो है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। उसके बाद RS जो है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के पास जा रही है, परावर्तित किरण। N एंड डैश है, ये क्या है, अभिलंब है, जो इन दोनों किरणों को बीच में से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है। अब देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये देखो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल I, जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण बना रही है इसलिए इसको बोलेंगे आपतन कोण I। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, इसको लिखेंगे R, मतलब परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण इस कोण को बना रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, परावर्तन कोण। तो मैं इन सबको लिख देता हूं। PQ तो क्या है हमारी आपतित किरण, उसके बाद RS कौन सी किरण है बेटा, परावर्तित किरण। उसके बाद N डैश हमारा क्या है, अभिलंब। AB क्या है हमारा, परावर्तक पृष्ठ। उसके बाद एंगल I कौन सा कोण है बेटा, आपतन कोण। उसके बाद एंगल R क्या है, परावर्तन कोण। ये समझ में आया, परिभाषा हो गई, ये डायग्राम हो गया, और ये इसके बारे में हो गया क्या क्या है, समझ में आई। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, उस घटना को बोली जाती है बेटा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब इसके नियम होते हैं दो, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। अब हम इसको मिटा देता हूं मैं, यहां लिखते हैं हम नियम। परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या होता है बेटा, परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब। तो देखो बेटा पॉइंट O, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पे ही तो आगे मिल रही है तीनों। तो मैंने यही तो लिखा है कि आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और अभिलंब ये, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो तीनों एक बिंदु पर हैं। दूसरा नियम, जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। देखो इसको भी समझो, ये आपतित किरण, ये अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। ये तो मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूं कि कोण I
या फिर मैं लिखूं कोण PON, कोण PON इक्वल टू होगा किसके, कोण NOS लिख दो, ठीक है, NOS। तो O दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, मतलब कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। अब देखो बड़े एग्जामों में इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे तुम्हारी बुक में तो जो एग्जाम में तुम्हारे सवाल आते हैं, सॉरी बोर्ड में, उसमें तो डायरेक्ट यही आता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है, उसके नियम बताओ, ये आते हैं बस। अब बड़े एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th-12th में, ये पूछे जाते हैं कि जैसे प्रकाश की परावर्तन में आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो कितना होगा बेटा, 45 ये है तो 45 ही ये होगा, क्योंकि अगर ये 45 नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन है ही नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम सीधा सीधा है कि जितना अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण बनाती है, इसलिए जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो टोटल एंगल होता है वो 2 थीटा एंगल होता है ना, 2 थीटा, थीटा और ये थीटा, तो कितना हो गया 2 थीटा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब टोटल एंगल कितना हो गया 90, ठीक है। यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो टोटल कितना हो गया 2 थीटा, मतलब थीटा प्लस थीटा, 30 प्लस 30 बराबर 60। समझ में आई। तो आज हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, उसकी घटना के बारे में पढ़ा, उसके रूल पढ़े, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके एंगल कौन से एंगल किसके बराबर होते हैं, वो सब कुछ पढ़ा। थोड़ा सा ढंग से देखना है तुमको। और दूसरी बात, जब तक बेटा लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। जब तुम लाइक नहीं करोगे तो मेरे को बनाने का क्या मतलब हुआ। तभी मैं, तुम ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मेरे को थोड़ा सा ये मिलेगा कि हाँ बच्चे मेरे वीडियो का कुछ फायदा उठा रहे हैं, तब जाके तो मेरे को बनाने की कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो तुमको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ये नहीं कि थोड़ा सा देखा रख दिया, पूरा देखना है, ढंग से देखना है अगर तुमको पढ़ना है तो। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, स्कूल का कोई गारंटी नहीं है कि स्कूल खुलें, कब नहीं खुलें, ठीक है ना। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना, पढ़ाई रेगुलर रखनी है। यदि तुम बैठ गए आराम से कि पढ़ाई स्कूल खुलेगी जब पढ़ेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ है वो सब निकल जाएगा, ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये, हाँ क्वेश्चन, ये जो 10 पार्ट पढ़ाया हमने, उसके जो क्वेश्चन है उनको दोबारा से करना है। नहीं हो तो मेरे पास कमेंट करके बताना है कि सर ये सवाल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आज की इस घटना है प्रकाश के परावर्तन, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।